दोस्तों वेलकम बैक दिस चैनल। दोस्तों आपका दीदार MKN यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों मैं ट्रैवल से रिलेटिव वीडियो अपने चैनल पर एड करता हूं और खुद ट्रैवल करना पसंद करता हूं। दोस्तों मेरे चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे तुर्की 5 डे चीप रेट में हम कैसे ट्रैवल करें, तुर्की वीज़ा हम कैसे हासिल करें और तुर्की चीप फ्लाइट इंडिया से हमको कैसे मिलेगी। तो आज हम बात करते हैं तुर्की के इतिहास के बारे में। दोस्तों तुर्की का इतिहास एक बहुत बड़ा इतिहास है और बहुत परेशानियों से गुजर कामयाब मुस्लिम देश बन सका। दोस्तों तुर्की देश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सबसे पहले इंसान आबाद होने वालों में से एक है। तुर्की का बेहतरीन हिस्सा अंतोलिया समुंदरों के तटों से लगा हुआ है। अंतोलिया का यह हिस्सा 7500 साल पुराने जिंदगी के अंश भी मिले हैं, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। और हम तुर्की के ऐतिहासिक तारीख की बात करें, यादगार तारीख की बात करें तो तुर्की को 334 ईसा पूर्व में सिकंदर ने फारसियों को हराकर इस पर अपना अधिकार किया। सिकंदर के ख़त्म होने के बाद इनके सल्तनत को कोई नहीं चला सका और यह सल्तनत टुकड़ों में बट गया। इसके बाद यूनानियों ने यहाँ टुकड़ों में बटे सल्तनत को चलाने के लिए बुनियाद रखी, जो 63 ईस्वी तक कायम रही और उन्हीं की हुकूमत के दरमियान कुछ साल आर्मेनिया में भी हुकूमत की थी। इसी दौर में ईसा अलैहिस्सलाम का आना हुआ और फिर उन्हें इस दुनिया से जिंदा जाने के बाद 313 में रोमन साम्राज्य ने पूरा अंतोलिया, मिस्र, कुस्तानिया, उर्बान, फिलिस्तीन पर भी कब्जा कर लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मानने वालों की एक बड़ी जनसंख्या तुर्की को एक अपना हब बना लिया। 330 ईस्वी में रोमन राजा खुसरोई ने मसीहत कबूल करके इसे सरकारी मजहब बना दिया। यही वो राजा था जो कस्तूनिया की बुनियाद रखी थी। इससे पहले इस शहर का नाम बाजानातीम नाम हुआ करता था, पर आज इस शहर का नाम इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है। तुर्की की बाहरी इलाकों में रोमन साम्राज्य 330 ईस्वी से लेकर 1453 ईस्वी तक शासन किया, पर जिन थोड़े से बाहर इलाकों में शहर और तुर्की के हिस्से थे उन्हें मुस्लिमों ने जीत हासिल कर ली थी, पर जबकि बाहरी और क्षेत्रों में रोमन साम्राज्य का कब्जा था। फिर तुर्की में उस्मानी सल्तनत का आगाज़ हुआ। मध्य एशिया से आए मुस्लिमों ने इस उस्मानी सल्तनत में वो बेहतर काम किए जिससे मुसलमानों की सबसे बड़ी सल्तनत बन गया। उस्मानियों का अच्छा दौर 631 का था। 16वीं और 17वीं सदी में उस्मानी सल्तनत वर्ल्ड की सबसे ताकतवर बेस्ट सल्तनत थी और वह एक जंग में जर्मनी का साथ दिया। जर्मनी को जब नाकामी के मुंह देखना पड़ा तब तुर्की में बहुत विरोध का आलम था। जीत हासिल करने वाले देशों ने इस तुर्की सल्तनत को कई भागों में बंटवारे करते हुए इस सल्तनत पर कब्जा करने लगे। 9 मई 1919 को तुर्की ने मुस्तफ़ा कमल पाशा की अगुवाई में जंग आज़ादी का ऐलान कर दिया। 18 सितंबर 1922 में तुर्की ने सभी फौजियों को तुर्की से निकाल दिया था। 21 नवंबर 1922 को तुर्की पार्लियामेंट के खिलाफत का खात्मा कर दिया। ये मुसलमानों की 631 साल की बेहतरीन सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो गया। 24 जुलाई 1923 को फिर से एक नए शासन का ऐलान किया गया और यह तुर्की की
फिर से इस शासन ने पूरे तुर्की मुल्क को बंधक बना के रख दिया। यहाँ मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी जो कामयाब हो गई। इस शासनकाल में तुर्की पर 10 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई थी और इन पाबंदियों पर तुर्की अपने तयशुदा सीमाओं के खिलाफ विरोध नहीं कर सकता था। इस एग्रीमेंट में सल्तनत का खात्मा और सुल्तान को अपने कर्मचारियों के साथ बंधक बना दिया गया था। जो इसके खिलाफत थे उसे भी अंदर कर दिया गया था और तुर्की को 100 सालों के लिए पेट्रोल अपने मुल्क या किसी दूसरे मुल्क में ड्रिलिंग करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। यानी 100 सालों के लिए तुर्की पेट्रोल इंपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। तुर्की को एक सेकुलर कंट्री बताते हुए इस्लाम और के खिलाफत लगाते हुए एक पाबंदी लगा दी गई थी। बॉस्फोरस और आर्मियों के समुंदर का हिस्सा बना दिया गया था। यहाँ से गुजरने वाले किसी भी जहाज से तुर्की टैक्स वसूल नहीं कर सकते थे। यहाँ इस एग्रीमेंट के अहम शर्त थी। इस एग्रीमेंट पेपर पर दस्तखत स्विट्जरलैंड लौज़ान के मुकाम पर हुए थे, इसीलिए इस एग्रीमेंट को मुआहदा लौज़ान के नाम से पुकारा जाता है। इस एग्रीमेंट के बाद 29 अक्टूबर 1923 को तुर्की पूरी तरह से आज़ादी मिली और सारी दुनिया को भी पता चल गया कि अब तुर्की आज़ाद है और यही दिन तुर्की का राष्ट्रीय दिन कहलाया जाने लगा। फिर बाद में कमल पाशा जी को अतातुर्क का खिताब मिला। यही वो जनाब थे जिन्होंने तुर्की को बरतानिया, फ्रांस और अन्य देशों के हाथों में जाने के लिए रोका था। दूसरे और जंग में तुर्की बाहर से सपोर्ट किया, लेकिन जंग होने वालों में अमेरिका और सोवियत यूनियन की सब जंग में तुर्की ने अमेरिका और उनके सपोर्टरों का साथ दिया, जिसके बदले तुर्की को मदद मिलती रही। जुलाई 1974 तुर्की के मुसलमानों पर मसीह आबादी की तरफ से तुर्कियों पर फिर परेशानियां शुरू हो गई, जिसके नतीजे तुर्की में एक ऐसा वक्त भी आ गया था। कुछ लोग तुर्की को यूरोप बनाने के लिए जोर दे रहे थे। तुर्की में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी गई थी। फिर रजब तैयब अर्दगान इस्लामिक वेलफेयर पार्टी से इस्तांबुल के मेयर के रूप में 1994 में चुने गए और लोगों के बीच इस कदर मशहूर हुए। मेयर बनने से पहले रजब तैयब अर्दगान ने कासिम पाशा के लिए फुटबॉल खेला। 1998 में भाषण के दौरान सरकार के धार्मिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वाली एक कविता को पढ़ने के लिए उन्हें राजनीतिक दफ्तर पर प्रतिबंध कर दिया गया था और उन्हें 4 महीने तक कैद कर दिया गया था, पर उनकी सज़ा को कुछ महीने बाद ख़त्म कर दिया गया और 2001 में मध्यम AKP पार्टी की स्थापना की। 2002 में AKP की शानदार जीत के बाद पार्टी के सह संस्थापक अब्दुल्ला गुल प्रधानमंत्री बने और मार्च 2003 में अर्दगान CAT में उपचुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री बने। नवंबर 2007 में चुनाव में फिर अर्दगान के पार्टी ने फिर से शानदार जीत हासिल की और 2014 में रजब तैयब अर्दगान तुर्की के 12वें राष्ट्रपति बने, जो अभी तक बने हुए हैं। दोस्तों, सल्तनती उस्मानिया, रजब तैयब अर्दगान और तुर्की का 2023 में खात्मा होने वाला एग्रीमेंट रोज़ान, जिसके बाद तुर्की चाहे तो दोबारा सल्तनती उस्मानिया की बुनियाद रख सकता है। दोस्तों, तुर्की 2 महाद्वीपों में बटा हुआ है। इस मुल्क का 3% एरिया यूरोप साइड बसा हुआ है और 97% एरिया एशिया महाद्वीप में आता है। तुर्की का टोटल क्षेत्रफल 7,83,562 किलोमीटर है। यह देश अपने क्षेत्र के हिसाब से दुनिया का 36वां बड़ा देश है। 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 7,78,44,903, जो इसे दुनिया का 25वां बड़ा मुल्क बनाता है।
अंकारा यहाँ का कैपिटल है और तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है। और इस शहर को एक तारीख में कस्तूमुनिया और तुर्की के 12 ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 5 लाख से ज़्यादा है और 1 लाख आबादी वाले शहरों की संख्या 48 के करीब है। तुर्की की करेंसी को तुर्किश लीरा कहा जाता है। तुर्किश 1 लीरा इंडिया के 10 रुपए के बराबर है। तुर्की का ISD कोड +90 है। दोस्तों, तुर्की इंडिया से 4981 किलोमीटर दूर में बसा है। वक्त के हिसाब से 2 घंटा 30 मिनट तुर्की इंडिया से पीछे है और यहाँ प्रति व्यक्ति आय $9.683 है, जो उसे दुनिया भर में 19वां नंबर पर लाती है। प्रति व्यक्ति GDP 30,326 है, जो इस देश को 52 नंबर पर लाती है। इस्लाम तुर्की का सबसे बड़ा मजहब है, जो इस देश के 80.83% सुन्नी मुस्लिम हैं, 16.5% शिया मुस्लिम हैं, अरब मुस्लिम 1% है, ईसाई 2% हैं, तुर्की यहूदी 0.2% हैं। तुर्की एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है जिसमें कोई आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है। 1987 में तुर्की ने यूरोप यूनियन में शामिल होने के लिए दरख्वास्त दी थी, पर 1989 में ये कहकर कैंसिल कर दिया गया था कि तुर्की में अभी भी अच्छे से एकता की ज़रूरत है। यूरोप यूनियन ने 2005 में तुर्की को यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने का उम्मीदवार करार दिया था। तुर्की की 18% लोग तुर्की की 26% लोग इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, जबकि 55% आबादी सरकारी और गैर सरकारी कामों में सेवा दे रहे हैं। टेक्सटाइल्स, फूड, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक, टूरिज्म, माइनिंग इंडस्ट्रीज, तेल और कंस्ट्रक्शन तुर्की की तरक्की में दिन दुगनी और रात चौगुनी देने वाले। तुर्की को आगे बढ़ाने और देश में शांति बनाने में रजब तैयब एर्दोगान के मेहनत का नतीजा है। तुर्की में 2017 में 3 करोड़ 20 लाख लोगों ने यहाँ ट्रैवल किया, जिससे आज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तुर्की को कितना फ़ायदा हुआ होगा। तुर्की के शहर इस्तांबुल में 1455 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया के वक्त में ग्रैंड बाजार की बुनियाद रखी गई थी। अब इसका नाम कुछ और था और अब इसे ग्रैंड बाजार के नाम से जाना जाता है। इस बाज़ार की 64 गलियां हैं। 4000 से ज़्यादा यहाँ दुकानें बनाई गई हैं। 25,000 से ज़्यादा वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं। इस्तांबुल में पिछले 3 या 4 सालों से ट्रैवल करने वालों की संख्या बढ़ रही है। जो जितने भी ट्रैवल करने आते हैं ज़्यादातर ग्रैंड बाजार जाते ही हैं। 4000 से ज़्यादा यहाँ दुकानें बनाई गई हैं। 25,000 से ज़्यादा वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं। इस्तांबुल में पिछले 3-4 सालों से ट्रैवल करने वालों की संख्या बढ़ रही है और वो ग्रैंड बाजार जाते ही हैं। अरारात के पहाड़ तुर्की में सबसे बड़े पहाड़ हैं। यह वही पहाड़ है जहाँ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के कुछ अंश मिले हैं और दरियाओं के नीचे इंसानी वजूद भी मिले हैं, जिससे यहाँ अंदाज़ा लगाया जाता है आज से हज़ारों साल पहले यहाँ भी दुनिया आबाद थी। अगर हम इसे नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से देखें तो यही हो सकता है। अब जैसे भी हो, खुदा बेहतर जानता है। तुर्की में ऐसे 3 पहाड़ियाँ हैं जिनकी ऊंचाई 3000 मीटर से ज़्यादा है। तुर्की के लोग अपने मुल्क से इतना मोहब्बत करते हैं कि वो अपने घर, अपने देश की झंडे को लगाए रहते हैं। फेसबुक की एक रिपोर्ट के मुताबिक USA, UK के बाद तुर्की में सबसे ज़्यादा फेसबुक यूज़र पाए गए हैं। यानी फेसबुक यूज़र के हवाले से तुर्की तीसरे नंबर पर आता है। दोस्तों, तुर्की का नाम इटालियन ज़ुबान से तुर्की रखा गया है।
तुर्की को जुल्म से आज़ादी दिलाने वाले मुस्तफ़ा कमाल पाशा ही वो शख्स था जिसने शराब पर लगाई गई इस्लामिक सल्तनत की पाबंदी को हटा दिया था। इस्लामी कैलेंडर को ख़त्म कर मुल्क में ईसाई कैलेंडर इस्तेमाल करवाया। जुमे के दिन छुट्टी को बंद करके इतवार को छुट्टी का तुर्किश अल्फ़ाबेटा को अरबी से रोमन ज़बान में तब्दील कराया। तुर्की पूरे वर्ल्ड में अपना एक अलग मुकाम रखती है। हर साल ट्रैवल करने वाले यहाँ के ऐतिहासिक इमारतों को देखने आते हैं। तुर्की के अंतोलिया शहर वो शहर है जो साफ पानियों से भरा हुआ है। दोस्तों, तुर्की दुनिया के 1/4 फूल पैदा करता है और तुर्की की 70% आबादी अनातोलियन तुर्क लोग हैं। 18% कुर्द लोग, 7 या 12% दूसरे कबीले लोग हैं। तुर्की का राष्ट्रीय खेल कुश्ती है। यह खेल तुर्की में बहुत ज़्यादा फेमस है और लोग देखते हैं, खेलते हैं। और तुर्क में लोग फुटबॉल खेलना भी पसंद करते हैं, बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं, रग्बी खेलना, हेडबॉल, बेसबॉल, हेड लिफ्टिंग और रेसलिंग। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और कहीं आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो मेरी आपसे इंतज़ार है, दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, सब्सक्राइब ज़रूर करें।